हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार द शिव साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, इसके पिछले क्लास में हम मुख गुहा के बारे में समझे थे। मुख गुहा में किसका किसका पाचन होता है, मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है और किसका किसका क्या कार्य होता है। आज मुख गुहा के बारे में मुख गुहा के आगे समझेंगे कि मुख गुहा के बाद जो भोजन है कहाँ पहुँचता है और इसका पाचन कहाँ कहाँ होता है। तो देखिएगा, ये यहाँ जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा के बाद जो भोजन पहुँचता है ये होता है ग्रास नली। ग्रास नली के पास पहुँचता है, लेकिन ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ग्रास नली एक लंबी पाइप होती है जो मुख गुहा को क्या करती है, आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर पाचन का कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली बाबू यहाँ से शुरू होकर डायरेक्ट कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक। इसमें जो भोजन होता है ग्रास नली में, ये भोजन कर्माकुंचन क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। कर्माकुंचन करने का मतलब हुआ, जब ग्रास नली जो है फैलता है और सिकुड़ता है, तो ये जो ग्रास नली के फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रास नली के बारे में एक दो पॉइंट हम जान लेते हैं। देखिएगा, ग्रास नली, देखिए समझिएगा, यह एक पतली नली होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। पहली बात यह एक बहुत पतली, ज़्यादा पतला नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पतली नली होती है जो क्या करती है, मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। नहीं होने का कारण है कि इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया, किसी प्रकार का भी यहाँ रस का स्राव नहीं होता है। देखिएगा, अब जब पाचन नहीं होता तो इसका क्या कार्य है, तो सिर्फ यहाँ मुख गुहा से आमाशय में भोजन जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो ये भोजन जाता कैसे, तो ये कर्माकुंचन क्रिया द्वारा जाता है। कौन सा क्रिया द्वारा, देखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे, ग्रास नली में भोजन कर्माकुंचन क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। अब जब बात आ गया कर्माकुंचन का, तो हम जान लेते हैं कि कर्माकुंचन होता क्या है। इसके बारे में इसका भी डिफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है 2 नंबर वाला में, इसलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्माकुंचन कि होता क्या है। तो क्या है, क्या बोले थे कि ग्रास नली जब फैलता है और सिकुड़ता है, तो ग्रास नली के जो फैलने और सिकुड़ने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। तो लिखिएगा, ग्रास नली के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को कर्माकुंचन कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रास नली के बारे में हम समझ गए। ग्रास नली के बाद जो भोजन है वह कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में। अब हम आमाशय के बारे में जानते हैं। आमाशय, स्टोमक। ग्रास नली के बाद जो बाद भोजन जो है कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये पहले भाग को कहा जाता है कार्डियक, इसको कहा जाता है फंडिक, यहाँ लिख देते हैं फंडिक, और इस वाले भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। तो क्या बोले कि ग्रास नली के बाद जो है भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में जो
ये इसकी जो परत, जो इसकी जो भित्ति है, इससे इसके भित्ति से के पास पाया जाता है जठर ग्रंथि, जो एक जठर रस का स्राव करती है, जिससे 4 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है। देखिएगा, पॉइंट देख लिखते जाइएगा। मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय के कार्डियक वाले भाग में प्रवेश करता है। बाबू, ग्रास नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, आमाशय जो होता है ग्रास नली का सबसे चौड़ा भाग है। और भोजन जो है वहां से आने के बाद, चूंकि खाना खाने के बाद भोजन कहीं और नहीं ठहरता, सिर्फ ठहरता कहाँ पे है? तो आमाशय में। आमाशय के कौन सा भाग में? तो फंडिक वाले भाग में ठहरता है। तो लिख दिएगा, पॉइंट देगा, या ग्रास नली का सबसे चौड़ा भाग होता है आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है। आमाशय में भोजन रुकता है कितना घंटा? 3 से 4 घंटा। कहाँ रुकता है? तो फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में एक कांटे जैसी संरचना होती है, इस कांटे वाले संरचना को कहा जाता है रूजी। ये जो है भोजन को HCl से मिलाने का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जो है ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए जब हम कभी भोजन नहीं करते हैं, तो जब भोजन नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? ये उड़ जाता है, जिससे हमको क्या होता है? चुभन होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? चूहा कूद रहा है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब कमाल किसका है? रूजी का। रूजी चूंकि आगे पीछे होते रहता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो कहाँ मेरा पेट में चुभेगा, तो मेरा पेट क्या होता है? दर्द देता है। अब पेट का जलन होने का रीजन है, यहाँ से आमाशय में जठर ग्रंथि से निकलने वाला HCl चूंकि निकलता है। HCl निकलने के बाद अगर खाना हम नहीं खाएंगे तो पेट में क्या होने लगता है? जलन होने लगता है। आगे चल के हम HCl के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। पहले जान लेते हैं आमाशय में भोजन कितना देर रुकता है? 3 से 4 घंटा। अब आमाशय को 3 भाग में बांटा गया, यहाँ पर लिख देते हैं। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रभाग या कार्डियक, दूसरा मध्य भाग या फंडिक, तीसरा पश्च भाग या पाइलोरिक। ये आमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब समझते हैं कि आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि, जो 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। 3 या 4 प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। देखिएगा, उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं कि इसमें कौन सा एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम भोजन में उपस्थित किस चीज को पचाने का कार्य करता है। तो लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, आमाशय के दीवारों में जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्राव करती है।
जठर रस से कौन कौन सा, जठर रस से कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे जठर रस से पेप्सिन, रेनिन, HCl तथा म्यूकस का स्राव होता है। क्या बोले कि जठर रस से क्या क्या निकलता है, तब पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, HCl निकलता है और म्यूकस निकलता है। अब इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेप्सिन, देखिएगा पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है, यानी कि यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, लेकिन पूरी तरह से प्रोटीन पचाता नहीं है। ये प्रोटीन को सिर्फ पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में। लेकिन कब? जब इसको खट्टा पदार्थ मिलेगा तब, मतलब खट्टा भोजन मिलेगा तब ही क्या कर सकता है, ये पचा सकता है। चूंकि खट्टा पदार्थ को पचाने का कार्य करता है और मुख गुहा में जब हम भोजन, मतलब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है हमारे मुख गुहा में क्या हो जाता है, क्षारीय बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षारीय। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, पेप्सिन को चाहिए क्या चाहिए, अम्लीय। तो अम्लीय बनाने के लिए कौन काम करता है? HCl काम करता है। लेकिन HCl जो है बहुत खतरनाक अम्ल है, बहुत खतरनाक अम्ल है। चूंकि अगर HCl ज़्यादा स्रावित हो गया तो ये अमाशय के दीवारों को क्या करेगा, क्षति पहुंचा देगा, यानी अमाशय के दीवार में जख्म उत्पन्न कर देगा। तो इससे बचने के लिए बचाने का कार्य क्या कौन करता है? म्यूकस करता है। म्यूकस जो है अमाशय की दीवारों को क्या करता है, चिकना बनाकर रखता है, जिससे HCl इसकी दीवारों पे लग नहीं पाता, जिससे अमाशय क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन कब तक? अगर हम भोजन करते रहे तब तो वहाँ प्रोटीन जाएगा, तो ये अपना काम करते रहेगा। लेकिन अगर हम खाना 3 से 4 दिन तक का खेवे नहीं करें तो ये HCl तो लगातार निकलते रहेगा, जिससे क्या होगा, म्यूकस धीरे धीरे अपना प्रभाव को कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि अमाशय की दीवारों में क्या होने लगेगा, जख्म होने लगेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। मतलब अमाशय में जख्म हो जाएगा, किसकी वजह से? HCl की वजह से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब समझते हैं रेनिन के बारे में। रेनिन जो है सिर्फ दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को ही पचाता है और किसी को नहीं पचाता। इसीलिए रेनिन जो है सिर्फ बच्चों में निकलता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वह सिर्फ दूध पर ही निर्भर रहता है। लेकिन हम लोग तो खाना वाना सब खाते हैं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ता है रेनिन का स्राव होना कम हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कि बच्चा दिन भर दूध पीता है, कच्चा दूध, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग अगर, तुम लोग अगर कच्चा दूध अगर 1 लीटर पी लो तो कल से लैट्रिन शुरू हो जाएगा, हो सकता है डायरिया भी धर ले। डायरिया मतलब जानने में करते हैं, पतला लैट्रिन होना ही डायरिया कहलाता है। डायरिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये किसका कारण है? तो रेनिन का। रेनिन अगर स्रावित नहीं हुआ तो दूध वाला प्रोटीन नहीं पचेगा, और दूध वाला प्रोटीन अगर नहीं पचा तो लैट्रिन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम पेप्सिन के बारे में समझते हैं। पेप्सिन क्या कार्य करता है? देखिएगा, यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित पेप्सिन जो है यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रोटीन को क्या चीज में, पेप्टोन में बदला गया, किसके द्वारा? तो पेप्सिन के द्वारा।
इसका और कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ है प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। लेकिन अम्लीय भोजन में ऊपर अगर अम्लीय भोजन रहेगा तब, अन्यथा ये भी काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जब देखिएगा, चूंकि प्रोटीन सबसे, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, खही खाते, लवण खाते हैं, इसमें सबसे हार्ड जो होता है प्रोटीन को पचाना होता है। ठीक है, अब प्रोटीन को पचाना होता है, हम चूंकि हम लोग तो ठीक है, हम लोग विज्ञान पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जानते हैं कि इकट्ठा पदार्थ को ही पचाता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनको कौन बायोलॉजी पढ़ाए थे, उन लोगों को पता, चूंकि अगर आज खाना खाएं, अगर अनपच हो गया, अगर नहीं पचा, तो तुरंत कहेंगे क्या चीज़, बोल थोड़ा सा खटाई खा लो। खटाई खाने का मतलब क्या, उनको नहीं पता है कि यहाँ पर पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदलेगा, उनको ये नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि जब तक खट्टा नहीं खाइएगा तब तक पाचन की क्रिया ठीक से नहीं होगा। हो सकता है जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि पेट के बल सो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हो सकता है HCl कम निकला हो। HCl अगर कम निकला हो तो क्या होगा, चूँकि अगर पेट अगर दबा रहेगा तो इसकी दीवारों से जो एंजाइम है, एंजाइम का स्राव थोड़ा कम जाएगा, तो जिससे क्या हो जाता है, अनपच हो जाता है। इसीलिए क्या खिलाया जाता है, तो अचार दिया जाता है, यानी कि खट्टा पदार्थ को खिलाया जाता है ताकि पाचन सही से हो सके। अब देखिए पेप्सिन हो गया, अब रेनिन के बारे में समझते हैं। देखिए अब हम रेनिन के बारे में जानते हैं। रेनिन, बाबू रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि यह दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। यह दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पारा कैसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट में। देखिएगा इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, केसिन प्रोटीन को बदला जाता है इसमें, तो कैल्शियम पारा कैसिनेट, बदलता कौन है, तो रेनिन। क्या बोले, केसिन प्रोटीन को रेनिन कैल्शियम पारा कैसिनेट में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और इसके बारे में क्या समझे थे कि जो रेनिन का जो स्राव होता है सिर्फ बच्चों में होता है। रेनिन का स्राव सिर्फ बच्चों में होता है, और इसका सिर्फ काम है दूध में पाए जाने वाले सिर्फ केसिन प्रोटीन को ही पचाना कार्य, इसका कोई काम नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ चूँकि रेनिन का स्राव बंद हो जाता है, इसलिए केसिन प्रोटीन का जो बनना है, केसिन प्रोटीन का जो पचना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करके पीते हैं ताकि केसिन प्रोटीन क्या हो जाए, मर जाए, और वह जो छाली के रूप में जो ऊपर जमा हो जाता है वो क्या होता है, केसिन प्रोटीन का ही रूप होता है, जिसके कारण क्या होता है, दूध क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। देखिए अब रेनिन के बारे में समझ गए हैं, अब समझते हैं हम HCl के बारे में। देखिए रेनिन के बारे में हम समझ चुके हैं, अब हम HCl के बारे में जानते हैं। HCl इसका पूरा नाम होता है HYDRO हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। इसका क्या काम होता है, सबसे पहला काम तो होता है कि चूंकि हमारे
खाना जो हम जो खाना खाते हैं उसमें लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे मुंह में चला जाता है खाना के साथ, लेकिन कुछ कुछ जो है लाइसोजाइम मुंह में ही समाप्त कर देता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा कीटाणु जो है बच जाता है, जो आगे चलकर कौन HCl उसको मारने का कार्य करता है। तो सबसे पहला काम क्या करता है यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। पहला काम किया या कीटाणु को मार दिया। दूसरा हम आप लोग को बताए थे कि चूंकि पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पचाता है, लेकिन कैसा प्रोटीन? खट्टा प्रोटीन, मतलब खट्टा भोजन को ही पचा सकता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खट्टा किसी भी भोजन को क्या करता है, खट्टा बनाकर यानी कि अम्लीय बनाकर देता है, ताकि कौन पेप्सिन अच्छा से अपना काम कर सके। तो देखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा HCl, या तो यह मुख्य गुहा से आने वाले क्षारीय भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, ताकि पेप्सिन अपना कार्य ठीक से कर सके। यह मुखगुहा से आने वाले क्षारीय भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है, ताकि पेप्सिन क्या करे, उसको अच्छी तरह से पचा दे। अब देखिएगा इतना काम कर दिया, लेकिन हम एक बात बताए थे कि खतरनाक भी है। अगर कोई आदमी 3 से 4 दिन तक लगातार अगर भूखा रह गया तो लगातार शराब होवे करेगा, और शराब होने के साथ साथ क्या करेगा, गैस बनाने का भी कार्य करेगा, गैस्ट्रिक रोग भी हो जाता है। अगर लगातार अगर भूखा लगा हम रहें, टाइम पर अगर हम खाना नहीं खाएं, तो चूंकि ये जो है एक अम्ल है, अम्ल जो है क्या है, गैस का निर्माण करता है। इसलिए देखिएगा अगर कोई आदमी समय से अगर खाना नहीं खाता है तो उसको गैस्ट्रिक का बीमारी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये पहला बात तो ये गैस का बीमारी बनाने में कार्य करता है। दूसरा कि अगर ज़्यादा दिन तक अगर हम भूखल रह गए हैं तो इसके लगातार शराब के कारण क्या हो जाता है, पेट में जख्म हो जाता है, जिस जख्म को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। तो लिखिएगा अगला पॉइंट देगा, यदि कोई व्यक्ति 3 से 4 दिन तक भूखा रहता है तो HCl के लगातार स्राव के कारण उसके दीवारों में जख्म हो जाता है जिसे पेप्टिक अल्सर रोग कहा जाता है। क्या बोले कि यदि कोई व्यक्ति 3 से 4 दिन तक भूखा रहता है, अगर लगातार 3 से 4 दिन तक भूखा रह जाए तो HCl के लगातार स्राव के कारण उसके दीवारों में जख्म हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर रोग कहते हैं। अब हम समझते हैं क्या बचा, अब म्यूकस बचा। म्यूकस के बारे में जानते हैं कि म्यूकस का क्या कार्य है। अब देखिए हम जानते हैं म्यूकस के बारे में। म्यूकस इसका चूंकि ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं होता है, यह अमाशय की दीवारों को क्या करता है, चिकना बनाकर रखता है, जिसे HCl अमाशय की दीवार को क्षति ना पहुंचा सके। तो लिखिएगा यह अमाशय की दीवारों को
चिकना बनाकर रखने का कार्य करता है ताकि HCl अमाशय की दीवारों को क्षति ना पहुंचा सके। क्षति ना पहुंचा सके, ठीक है। और अब म्यूकस का कोई काम नहीं होता। बाकी यह भोजन को क्या करता है, लसलसा तो बने हुए करता है, चूंकि लसलसा तो बन रहा करता है, तो ये कितना लसलसा बनाने का कार्य करेगा, बस इसका यही काम होता है। चलिए अब इसके आगे देखिए, आज हम अमाशय पूरा समझ चुके हैं। इसके अगले क्लास में हम आंत के बारे में समझेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत, और उसके अगले क्लास में यकृत और अग्नाशय के बारे में समझेंगे।